हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस ऑफ क्लास 8 क्यूरियोसिटी। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी साइंस की बुक है न्यू टेक्स्ट बुक, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस वो हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 68 तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, साइंस की प्लेलिस्ट में। सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 69, दैट इज एंड द टॉपिक इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये देखा कि कोई भी फोर्स अप्लाई होने के लिए क्या इसेंशियल है, ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में आना। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में आना। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो, इवन इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट, है ना, कांटेक्ट में ना हो, तभी भी फोर्स जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी फोर्स उसमें काम करता है। ठीक है, सो इस फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, चलिए अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, यानी क्लास 6 की जो क्यूरियोसिटी की टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपने पढ़ा होगा मैग्नेट्स के बारे में, है ना। We learned that a magnet attracts object made of magnetic materials. हमने पढ़ा कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हो, उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, When two magnets are brought close to each other, जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है, लाइक पोल्स, यानी सेम पोल्स को जब पास में लाते हैं, जैसे दो मैग्नेट है, दोनों के नॉर्थ पोल को जब आप साथ में लाओगे तो वो क्या करेंगे, रेपल करेंगे एक दूसरे को, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। एंड जब अनलाइक पोल्स को, यानी नॉर्थ और साउथ, एक मैग्नेट का नॉर्थ ले लो और एक मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन ले लो, ठीक है, और फिर दोनों को पास लाओ, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक के जो पहले के चैप्टर्स हैं उसमें भी हमने सीखा अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, विच बिहेव लाइक मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, यानी वस्तुओं के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये क्या है, एक तरह का पुश और पुल है ना। जब वो चुंबक, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जब हम सेम जो सेम पोल्स होते हैं उनको लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। कैन यू रिकॉल दैट अ मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स, क्या आपको याद है कि जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को, ये देखो, दूसरे जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो एक दूसरे को कांटेक्ट किए बिना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी फोर्स, बल लगा रहा है ना। आपको याद है ये चीज़, जो दो मैग्नेट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही बल लगा सकते हैं, है ना, फोर्स लगा सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी कर लेते हैं, लेट अस टेस्ट कि कैसे ये होता है। टेक 2 रिंग मैग्नेट एंड अ वुडन स्टिक, इस तरह से रिंग मैग्नेट लेना है, ये जो आपको दिख रहा है राउंड शेप में ये मैग्नेट है, ओके, और एक वुडन स्टिक। ओके, देन फिर क्या करना है, वाइल होल्डिंग द स्टिक इन अ वर्टिकल पोजीशन, स्टिक को आपको इस तरह से खड़ा रख देना है, ठीक है, एंड ओवर अ वुडन टेबल पे आप रख सकते हैं इस स्टिक को। इंसर्ट 1 रिंग मैग्नेट इनटू द स्टिक, और फिर फर्स्ट रिंग मैग्नेट को पहले ये देखो नीचे इस तरह से रख देना है। ओके, डज द सेकेंड मैग्नेट, ओके, ये वाला पॉइंट पढ़ना है। नाउ इंसर्ट द सेकेंड रिंग मैग्नेट अबाउट इट सच दैट द लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स फेस ईच अदर, और फिर जब ये दूसरा मैग्नेट है ना तो आप रखो, लेकिन वो सेम पोल्स होने चाहिए, मतलब ये जो मैग्नेट है नीचे वाला, इसका डायरेक्शन ये नॉर्थ है, तो ये वाला जो मैग्नेट है ना इसका ऊपर का साउथ होगा और नीचे का नॉर्थ डायरेक्शन होगा, इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, नीचे यानी जो ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो ये फेस है ना ये नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, सॉरी,
डज द सेकेंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फेस फर्स्ट मैग्नेट, यानी अब जब देखोगे कि आप इस मैग्नेट को नीचे पुश करोगे तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, आपको लगेगा ये तैर रहा है। जब आप उस मैग्नेट को नीचे पुश करोगे ना तो ये ऊपर की तरफ आपको पुश करेगा, इट मीन्स आपको लगेगा कि वो तैर रहा है। ट्राई पुशिंग द सेकेंड मैग्नेट डाउन जेंटली, डू यू फील अ फोर्स ऑन इट। जब अब ये दोनों के पोल सेम होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पुश करेंगे, है ना, तो यहाँ पे फोर्स हम फील कर रहे हैं। सो नाउ अब क्या करना है, दोनों के जो मैग्नेट के पोल्स है ना उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है, ठीक है। यानी मान लो इसका तो नॉर्थ है ही, ठीक है, और जो ये मैग्नेट है ना इसका नीचे तरफ का जो हिस्सा है इसको उल्टा कर दो, यानी नीचे साउथ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इधर से साउथ हो जाएगा, इधर से नॉर्थ हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, मैग्नेट दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, है ना। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट हैं, और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी हो जो मैग्नेटिक मटेरियल हो, यानी मैग्नेट से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो एक दूसरे को बिना कांटेक्ट किए फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना, दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं बट फोर्स हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना, एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स निकल रही है यहाँ से। सो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और अब मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल पर कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट a force from a distance without being in contact, it is called non-contact force। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि जो मैग्नेट है वो दूर से भी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है ना, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के ही, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। हमारा टॉपिक यही था ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आपको समझ में आ गया कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट किए बिना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, यानी फोर्स वहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, आर देयर मोर सच फोर्सेज, तो क्या ऐसे और भी फोर्सेस हैं जो दूर से एक्ट करते हैं, काम करते हैं, दूर से ही अपना फोर्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक्टिविटी दी हुई है तो पहले ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेक अ प्लास्टिक स्केल और प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक प्लास्टिक स्केल ले लो या फिर प्लास्टिक के स्ट्रॉ होते हैं वो ले लो आप, ठीक है। और क्या, पीसेज ऑफ पॉलीथीन एंड स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, ठीक है, पॉलीथीन के पीसेज ले लो या एक पॉलीथीन आपको लेना है और फिर क्या करना है, छोटे छोटे न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप ले सकते हो या कोई भी पेपर की कटिंग ले सकते हो। ओके, रब प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ वाइग्रसली विद पॉलीथीन, और जो आपने पॉलीथीन लिया ना उसमें आपको प्लास्टिक का स्केल अगर आपने लिया है वो, या फिर जो स्ट्रॉ लिया है प्लास्टिक का वो, प्लास्टिक में ही आपको उसको ज़ोर ज़ोर से घिसना है, रगड़ना है, ठीक है, रब करना है। डो नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट, जो पार्ट आपने रब किया है उसको आपको हाथ से नहीं छूना है, ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है उसमें। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब जो टेबल पे ये छोटे छोटे पेपर्स है ना, इसके पास ला के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पेपर जो है वो स्केल में चिपक रहे हैं, है ना, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसेज, डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्केल में पेपर के जो ये छोटे छोटे पार्ट है ये चिपक रहे हैं, है ना, तो ये क्या यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है देखो अभी आपको पता चलेगा। द पेपर पीसेज गेट पुल टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल, जो पेपर पीसेज है वो प्लास्टिक स्केल में चिपक रहे हैं, है ना। स्टिक टू इट व्हेन इट इज ब्राउट क्लोज टू द पेपर पीसेज, व्हाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों चिपक रहे हैं पेपर की कटिंग्स स्केल में, या फिर जो अपने अगर स्ट्रॉ लिया है तो उसमें क्यों चिपक रहे हैं। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स आर रब टुगेदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल्स के रब किए जाते हैं एक साथ तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें बनता है ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे। दीज चार्ज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, तो ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है ना उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, ठीक है। एज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, जो अपने आप ही मूव नहीं करते हैं। ओके, द ऑब्जेक्ट दैट अक्वायर्स स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे ये स्टैटिक चार्ज है ना
उसको क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उस पर स्टैटिक चार्ज है ना, मैग्नेटिक एक तरह से आपको उस पर इफेक्ट दिख रहा है ना उसमें, क्योंकि उसमें पेपर की कटिंग चिपक रही है स्केल में, है ना, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया, स्टैटिक चार्ज हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट, ओके। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स दैट इज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करती है, बल डालती है अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, जो किसी सर्टेन मटेरियल से बना हो, जैसे कि पेपर पे के छोटे मोटे टुकड़े, है ना। हमने ये देखा कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है ना, जैसे कि पेपर के छोटे टुकड़े पर हमने देखा एक्टिविटी की, ओके। सो इससे क्या पता चलता है, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले, ये फोर्स तब भी काम करता है इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, है ना, ये हमने स्केल तो ऊपर ही रखी थी, है ना, फिर ये पेपर तो उसमें चिपक गए, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी ये फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब हम यहाँ पे एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होंगे, ठीक है। जैसे हमने जो अभी एक्टिविटी करी उसमें हमने प्लास्टिक को ही प्लास्टिक में रब किया, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट 5.7 एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक 2 बलून्स, अ लेंथ ऑफ थ्रेड एंड अ वुलन क्लॉथ। इस तरह से 2 बलून लेना है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, और एक थ्रेड लेना है और वुलन क्लॉथ लेना है। इन्फ्लेट 2 balloon and hang them in such a way that they do not touch each other as shown in figure 5.9a। यानी बलून को फुला के और इस तरह से आपको टेबल में चिपका देना है, यानी एक दूसरे से टच नहीं कराना, दोनों को थोड़ा डिस्टेंस पे चिपकाना है, ठीक है, इस तरह से धागे में लटका के, ओके। रब बोथ बलून्स विद द वुलन क्लॉथ्स एंड रिलीज दैम। बी केयरफुल नॉट टू टच द रब बलून विद योर फिंगर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, दोनों बलून को वुलन क्लॉथ से रब करना है, ठीक है। दोनों बलून को इधर से और इसको भी इधर से वुलन क्लॉथ से रब करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो रब्ड बलून है वो आपको फिंगर से टच नहीं करना है, यानी जिस पोर्शन को आप मतलब जो बलून को आप रब कर रहे हैं उसको फिंगर से टच नहीं करना है, आपको वुलन क्लॉथ से बलून को रब करना है, ठीक है। सो आप क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, वी ऑब्जर्व दैट balloons move away from each others as if they are repelling each other। देखो जब आप हटा लोगे ना वुलन का कपड़ा रब करने के बाद, तो आप देखोगे ये दोनों बलून एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना। नाउ ब्रिंग द वुलन क्लॉथ यूज्ड फॉर रबिंग द बलून क्लोज टू वन ऑफ द रब्ड बलून। यानी दोनों बलून को रब किया था ना हमने वुलन क्लॉथ से, उसी वुलन क्लॉथ को एक बलून के पास लेके आओ, ठीक है। मान लो ये वुलन क्लॉथ है, ओके। अब इसके पास लेके आओगे तो आप क्या होगा, यहाँ पे ये एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो अब क्या निष्कर्ष निकाला इससे हमने, वी फाउंड दैट 2 सिमिलरली चार्ज बलून रेपल ईच अदर। यानी जो 2 सिमिलरली चार्ज बलून है एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, है ना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे एक दूसरे को। वेयर इज अ चार्ज बलून एंड अ वुलन क्लॉथ विद विच बलून वाज रब्ड अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन वहीं पे दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि जो बलून है और वो जो वुलन क्लॉथ जिससे हमने बलून को रब किया था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Thus this indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge of on the woolen cloths। यानी इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो बलून के ऊपर चार्ज है वो अलग है वुलन क्लॉथ्स के जो चार्ज है उससे, है ना, तभी तो हाँ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। डज इट मीन दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, इससे यही पता चल रहा है कि वो 2 तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, तभी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। सिंस द बलून वर चार्ज इन द सेम वे, हमने बलून को एक ही तरीके से चार्ज किया, है ना, वी कैन से दैट दे हैव एक्वायर्ड सिमिलर चार्जेस। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक जैसे चार्जेस एक्वायर किया, ठीक है, क्योंकि दोनों को वुलन कपड़े से ही रब किया तो दोनों ने एक जैसी चार्ज एक्वायर किया, ठीक है। एज द सिमिलर चार्ज बलून रेपल ईच अदर, वी कैन इन्फर दैट सिमिलर चार्जेस रेपल ईच अदर। तो हम इससे निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जो अगर एक चीज़ से ही अगर हम चार्ज करते हैं
किसी ऑब्जेक्ट को, तो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे से अपोजिट दूर भागते हैं। बोथ द रबिंग ऑब्जेक्ट एंड द रब्ड ऑब्जेक्ट, यानी जिससे हमने रब किया और जिसको रब किया, यानी बलून और वो वुलन क्लॉथ, वो दोनों क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट गेट चार्ज, दोनों चार्ज है बट दे एक्वायर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, बट उनमें क्या हो रहा है, अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस एक्वायर कर रहे हैं वो, ठीक है। देयर अट्रैक्शन शोज दैट अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, उनका अट्रैक्शन ये इससे हमें पता चल रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, है ना, तो इट मीन्स वो उन्होंने अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज एक्वायर किया है, ठीक है, यानी दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। द टू काइंड ऑफ स्टैटिक चार्जेस आर सेड टू बी, अब ये जो दो तरह के स्टैटिक चार्जेस हमने पढ़े, एक तो कि वो सिमिलर चार्ज हैं और एक अपोजिट चार्ज हैं, तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है ऑन अनदर चार्ज बॉडी, दूसरी चार्ज बॉडी पर, ठीक है, और एन अनचार्ज बॉडी या फिर कोई अनचार्ज बॉडी पर भी बल लगाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे है अ स्टेप फर्दर, व्हेन द चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, जब एक चार्ज मूव होता है ना तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। इट इज़ द सेम करंट विच मेक्स अ लैम्प ग्लो, ये वही करंट है जिससे लैम्प ग्लो करता है, ठीक है, और जनरेट अ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसी चार्ज से फिर हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है ना। यानी हमने जो अभी पढ़ा चार्ज के बारे में, वो क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, जब वो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव होंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएंगे, है ना। जो चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा अभी, बलून और वुलन क्लॉथ्स को जो रब किया तो उनमें दोनों में क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, है ना। ये वही चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और लैम्प, जिससे हम लैम्प जला सकते हैं, और फिर यही इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। ओके, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा पहले, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं, क्या एक्टिविटी है। टेक अ बॉल एंड थ्रू इट वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल लेना है और उसको ऊपर की तरफ फेंकना है। डज इट कम डाउन, ऑफकोर्स बॉल तो नीचे आएगी, है ना। नाउ थ्रू इट अगेन बट दिस टाइम हार्डर, डज इट स्टिल फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड, अब बॉल को और ज़्यादा ज़ोर से फेंको, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग, तो क्या वो फिर से वापस आ रही है, हाँ बॉल तो वापस ही आएगी, है ना। थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशन अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट thrown up in any direction finally falls or comes back to the ground or floor। अब ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस के बारे में आप सोच सकते हो जो ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे ही आती है, ठीक है। जैसे कि हमने ये देखो, कुछ ये रबड़ है शायद, इसको ऊपर से गिराया तो वो नीचे गया। पेड़ पे से जो फ्रूट होते हैं वो नीचे गिरते हैं। जब आप जंप कर रहे हो किसी ऊंचाई की जगह पे से तो आप नीचे आते हो, है ना। बॉल को जब इसमें डालो, गोल करते हैं तो बॉल नीचे आता है। हम स्विमिंग पूल में चाहे किसी भी डायरेक्शन में जंप कर ले, हम जाते तो नीचे ही है ना। सो क्या हो रहा है, ये क्यों नीचे जा रहे हैं सब, देखो आगे क्या है। वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, है ना। क्वेश्चन आया ना हमारे माइंड में कि जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ ही क्यों जा रहे हैं। इज देयर एनी फोर्स विच एक्ट्स ऑन देम, क्या ऐसा कोई फोर्स है जो उन पे काम कर रहा है। What exert this force, यानी कौन सा बल लगाया जा रहा है यहाँ पे, कौन सा फोर्स लगाया जा रहा है। Since all the objects fall towards the earth, it means the earth attracts them। अब क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ही आ रहे हैं, है ना, नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, इट मीन्स अर्थ क्या कर रही है, उनको खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, है ना। द फोर्स विथ विच the earth attracts object towards itself is called gravitational force। तो जो फोर्स अर्थ लगा रही है ना सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो फोर्स अर्थ लगा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है।
ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है ना, यानी जो सा फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं और सिंपल ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हो कि अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके द्वारा सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स विदाउट कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स, इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि अब ये देखो बॉल है, ये तो ऊपर है, अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, इतनी धरती इधर है, तो ये एक दूसरे को कांटेक्ट में तो नहीं है, एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी हमेशा वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते हैं? वो कभी अट्रैक्टिव होते हैं, कभी रिपल्सिव होते हैं, है ना, हमने अभी पढ़ा। ओके, यू माइट हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा, व्हेन an object is dropped from a height it takes a straight vertical path downwards before touching the ground। यानी जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो वो क्या करता है? नीचे बिल्कुल सीधे वर्टिकल पाथ लेता है, बिल्कुल सीधे ही वो नीचे की तरफ आता है और ग्राउंड को टच करता है। When an object is thrown vertically upwards, the object moves up straight down, slow down, stop momentarily at the top, then takes a straight vertical path downwards। यानी जब हम किसी वस्तु को वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड ऊपर जाने की कम हो जाती है ना, और फिर उसकी स्पीड कम होती है, फिर वो कुछ मोमेंट के लिए थोड़ा सा बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो रुकता है, और जैसे ही रुकना शुरू करता है वो नीचे गिरना शुरू कर देता है, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल पाथ लेता है। यानी बॉल कैसे ऊपर है, तो नीचे जब ऊपर फेंकी हमने बॉल, तो नीचे गिरेगा तो बिल्कुल सीधे ही गिरेगा, है ना। While going up, the speed of the object goes on decreasing। जब जो बॉल है हमने ऊपर फेंकी, तो उसका जो स्पीड है वो धीरे धीरे घटेगा, है ना, till the object comes to a stop। और जब वो रुकने के कंडीशन में होगा ना, its direction of motion change while coming down, the speed goes on increasing। फिर जब जैसे ही स्पीड कम होने लगेगी या फिर रुकने जैसा हो जाएगा, स्पीड स्लो होके, फिर वो क्या होगा? वस्तु नीचे आने लगेगी, उसकी नीचे आने की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। We say that the object undergoes a vertical motion when it moves in vertical direction। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है ना, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है? वर्टिकल मोशन में है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट है 5.5 वेट एंड इट्स मेजरमेंट। पहले इनका क्वेश्चन तो पढ़ ले, है ना। डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स, कि क्या सभी वस्तुओं पर एक ही जैसा फोर्स लगाती है अर्थ? अब ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो क्या सभी ऑब्जेक्ट्स पे एक जैसा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? चलिए पता करते हैं, अगले टॉपिक से पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वस्तु का ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। हाँ, द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रोंगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। यानी वेट के मेजर से पता चलता है कि कितना स्ट्रांगली अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। सिंस द वेट इज अ फोर्स, चूंकि वेट फोर्स है, इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ फोर्स। तो जैसे हम फोर्स को मेजर करते हैं ना न्यूटन में,
सो उसी तरह हम वेट को भी न्यूटन में ही मेजर करते हैं. SI यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन. Let us now try to find out if the earth pulls every object with equal force. अब हम ये कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स में पुल करती है या नहीं. ठीक है, सो लेट अस एक्सप्लोर. अब एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे, टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस. यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, उनका वेट जो है वो अलग अलग होना चाहिए. ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, एक पेंसिल बॉक्स ले सकते हो, टिफिन बॉक्स ले सकते हो या छोटा पत्थर ले सकते हो, और एक स्प्रिंग भी लेना है आपको इस तरह का. ठीक है, हैंग ऑन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल. यानी जो स्प्रिंग है उसको एक कील में टांग दो. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये टांगा हुआ है इस तरह से. ओके, फ्रॉम द अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग. डज द स्प्रिंग स्ट्रेच. अब देखो फिर दूसरी तरफ क्या टांगना है, इसमें पत्थर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है जो आपने वो टांग दो. आप क्या देखोगे, जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो रही है ना, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है. नाउ हैंग अदर ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन एंड नोटिस द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग ईच अदर. इट इज द स्ट्रेच कॉज्ड बाय द ईच ऑब्जेक्ट इज द सेम. यानी अब अलग अलग ऑब्जेक्ट लटका के देखो यहाँ पे, तो आप ऑब्जर्व करो कि क्या सभी में जो ये स्प्रिंग है वो एक जैसी स्ट्रेच हो रही है. When an object is hung from a spring, the spring stretches due to the force applied on the object by the earth. अब ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच क्यों हो रही है, क्योंकि इस वस्तु पर जो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है ना, उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है. इसी वजह से ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो रही है. ओके, We find that the stretch caused in the spring is different for different objects. हर ऑब्जेक्ट के लिए जो स्प्रिंग है वो अलग अलग तरह से स्ट्रेच हो रही है ना. This indicates that the earth pulls different object with different forces. So इससे ये पता चलता है कि जो अर्थ है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, खींचती है. That is the weight of different object is different. इसलिए हर वस्तु का जो वेट है वो डिफरेंट है ना, अलग अलग डिफरेंट का वेट अलग होगा. कैन यू यूज़ द स्प्रिंग टू मेज़र द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो क्या आप स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, उसका वेट मेज़र करने के लिए. अब देखो ये चीज़ तो समझ में आई ना आपको कि अगर कोई वस्तु छोटी है, कोई ऑब्जेक्ट छोटा है, तो ये स्प्रिंग है जो वो कम नीचे आएगी, है ना, कम स्ट्रेच होगी. लेकिन अब उसमें कोई भारी चीज़ टांग दोगे तो स्प्रिंग ज़्यादा नीचे तक स्ट्रेच होगी, है ना. तो वो अब इसमें देखो आगे क्या कह रहा है कि हम इस स्प्रिंग से क्या मेज़रमेंट कर सकते हैं. चलिए ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आप अभी पढ़ेंगे. अ स्टेप फर्दर पहले देख लेते हैं, एक कदम आगे क्या है. अ स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ सिंपल डिवाइस. अब एक स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया गया आपको, जो क्या है, एक सिंपल डिवाइस है. ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, वेट मेज़र करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड with a hook attached at the other end. यानी ये देखो, आपको मैं इमेज के थ्रू ही बता देती हूँ. ठीक है, ये देखो आपकी बुक में यहाँ पे इमेज गिवन है ना. तो ये है एक स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, जहाँ पे ये अंदर जो है ना ये स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पे एक हुक होती है और एक हुक ऊपर होता है. ठीक है, और यहाँ पे मेज़रमेंट भी लिखा होता है. ठीक है, एक तरफ न्यूटन में और एक तरफ ग्राम्स में लिखा होता है. ठीक है, सो ये है आपका स्प्रिंग. ठीक है, अब आगे देखो क्या है. When we hang an object from the hook, the spring stretches and the amount of stretching gives the weight of the object. यानी जिस हिसाब से स्प्रिंग स्ट्रेच होती है जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट टांगते हैं तो उससे हमें उसका वेट पता चलता है. There is a scale on the balance which is marked to show the weight in Newton. और हमने देखा अभी कि बैलेंस पर वेट मार्क है ना, न्यूटन में भी मार्क है और ग्राम्स में भी मार्क है. ठीक है, देयर इज़ आल्सो अनदर स्केल, दूसरा स्केल भी है, ग्राम्स में हमने देखा अभी. ठीक है, दीज वैल्यूज़ हैव बीन मार्क्ड विद द अजम्पशन दैट द स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज्ड ऑन द अर्थ. और ये जो वैल्यू है ना मार्क्ड है, ये क्या है, अजम्पशन है, जो स्प्रिंग बैलेंस यूज़ कर रहे हैं वैल्यू वो. विद द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट. यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस वस्तु पे अप्लाई हो रहा है ना,
इसलिए उसका वेट हमने जो वहाँ पे मेज़र किया वो एक तरह से एजम्पशन है, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो वेट है वो क्या होता है, हर जगह पे चेंज होता रहता है, ठीक है, दूसरे प्लैनेट पे कुछ और वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का। लेट अस टू लर्न टू मेजर द वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस से पहले हम वेट मेजर करना सीखेंगे, ठीक है, बट फर्स्ट लेट अस फैमिलियर्स ourselves with the spring balance the way we did with thermometer earlier। जैसे थर्मामीटर हमने 6th क्लास में पढ़ा था, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इन क्यूरियोसिटी, है ना, इस चैप्टर में। सो उसी तरह से जो है वो स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। लेट अस ऑब्जर्व, लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 केयरफुली। What is the maximum weight it can measure? यानी maximum weight ये कितना measure कर सकता है? The maximum weight it can measure is 10 Newton. The scale has a range of 0 to 10. अब ये देखो, ये 0 और ये 10 न्यूटन, यानी ये ज़्यादातर कितना वेट बता सकता है, 10 न्यूटन तक, ओके, क्योंकि इसमें 0 to 10 तक ही दिया हुआ है स्केल, है ना। Let us now try to find the smallest value of weight that can be measured by the spring balance। अब इस स्प्रिंग बैलेंस से स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना हम मेज़र कर सकते हैं वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो, लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 एंड नोट डाउन द फॉलोइंग्स, ठीक है। अब आप देखो इसको और देखो वैल्यूज़ को नोट करना है। हाउ मच इज़ द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। अब जो दोनों के बीच में है, जो दो बिगर मार्क्स हैं, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस इंडिकेट हो रहा है। जो बड़े बड़े मार्क्स हैं ये देखो 1 2, है ना। सो द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 to 1, है ना, और 1 and 2, यानी 1 न्यूटन का डिफरेंस है। समझ में आया आपको? ये देखो, ये जो बड़े मार्क्स हैं ये वाले, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का ही डिफरेंस है ना, 1 न्यूटन का, सॉरी, है ना, 1 न्यूटन का ही डिफरेंस है, क्योंकि 4 5 6 7 1 न्यूटन का डिफरेंस शो हो रहा है ना। अब देखो आगे, हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर स्मॉल मार्क्स। यानी अब इसमें जो दो बड़े मार्क्स के बीच में स्मॉलर मार्क्स हैं वो कितने हैं, ये देखो, ये 4 और ये 5, इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5, यानी इनके बीच में भी कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, स्मॉलर मार्क्स, ओके। देयर आर 5 डिवीजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। इनके बीच में कितने डिवीजन है, टोटल 5 डिवीजन्स है, ठीक है। आप काउंट करके देखना बुक में, ओके। सो आगे क्या है क्वेश्चन, हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। सो एक छोटा सा जो डिवीज़न है वो कितना वेट इंडिकेट करता है, कैसे निकालेंगे। 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1 न्यूटन अपॉन 5, क्योंकि दोनों के बीच में 1 न्यूटन का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 न्यूटन का डिफरेंस है ना, तो इसलिए 1 लिखा हमने और डिवाइड किया 5 से, बिकॉज दोनों के बीच में कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, है ना। सो कितना आ जाएगा, 0.2 न्यूटन, ठीक है, 0.2 न्यूटन आ गया, यानी जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो 0.2 न्यूटन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम स्प्रिंग बैलेंस पे रीड कर सकते हैं वो क्या है, 0.2 न्यूटन। नाउ यूजिंग दिस मैथड कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड। अब इस मेथड से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू, वेट का स्मॉलेस्ट वैल्यू मेज़र कर सकते हैं विद द स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, ठीक है। योर स्कूल लेबोरेटरी, यानी आपकी स्कूल में जो लैब होती है ना, वहाँ पे हो सकता है स्प्रिंग बैलेंस हो, ठीक है, विद द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में भी डिफरेंट, यानी उसमें हो सकता है डिफरेंस हो वैल्यू, और जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी भी वैल्यू डिफरेंस हो। इट इज़ देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस। सो ये नेसेसरी है कि आप स्प्रिंग बैलेंस को केयरफुली पहले देखो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यू आर अबाउट टू यूज़, और जो भी आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें हम कितना मेज़र कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट या फिर हाईएस्ट, है ना, कितना वेट मेज़र कर सकते हैं।
लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेजर वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके हम वेट कैसे मेज़र करेंगे, ये देखो कैसे मेज़र करेंगे। देखो एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट द स्प्रिंग बैलेंस कैन मेजर, अदरवाइज इट में गेट डैमेज। यानी मान लो आपके पास जो ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें हम 10 न्यूटन तक का ही वेट मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे 20 न्यूटन तक का वेट मेज़र करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो आपको वही ध्यान रखना है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिसको आप इस पे मेज़र कर सको स्प्रिंग बैलेंस पे। सस्पेंड द ऑब्जेक्ट बाय वन फ्रॉम द हुक, रीड द स्केल फॉर द वेट केयरफुली। अब जैसे ये लटका दिया, फिर यहाँ से स्केल पढ़ो कि ये कितना आ रहा है, तो इस तरह से अब आपको वेट पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का वेट मेज़र करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वेट मेज़र करके, जैसे पेंसिल बॉक्स का, हाफ फिल्ड वाटर बॉटल का, या आपके जो और आपके पास टिफिन बॉक्स है उसका, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का वेट आप मेज़र करके लिख सकते हैं। यू कैन रिपीट एक्टिविटीज़ 5.10 and 5.12. The mass scale shown on the left side on the spring balance measure the mass of an object. यानी इनका यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप फर्दर, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर, यानी एक ऑब्जेक्ट का मास मेज़र किया जा सकता है इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट, यानी उसकी वेट को मेज़र कर लो तो आप उसका मास मेज़र कर सकते हो, यानी उसका मास आपको पता चल जाएगा, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके किया। ओके, बाय कंपेयरिंग इट्स वेट विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ नॉन मास, यानी और दूसरा तरीका है इसमें, और या उस वस्तु को कंपेयर कर लो, है ना, यानी उसी के भार की तुलना में किसी और जो आप नॉन कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है उससे करके, उसका जो वेट है उससे कंपेयर करके भी कर सकते हो, है ना, मेज़र कर सकते हो। आगे है, सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब चूंकि किसी वस्तु का वेट अर्थ पर सब जगह एक जैसा होता है ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, यानी सारे जो प्रैक्टिकल पर्पस हैं जो हमारे काम होते हैं उसके लिए इट इज़ एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है टू वेट एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को आप वेट कर लो, टू फाइंड इट्स मास, उसका मास पता करने के लिए, ठीक है। यानी किसी वस्तु का मास पता करना है तो आप क्या कर लो, उसका वेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अर्थ पर सभी वस्तुओं का जो वेट होता है वो सेम ही होता है। ओके, एज वी हैव लर्नड अर्लियर इन चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा मटेरियल्स अराउंड अस, उसमें हमने क्या पढ़ा, मास इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम्स, यानी जो मास क्या है, किसी वस्तु के अंदर जो मैटर है ना, उसका जो अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, वो उन सब चीज़ों को हम मेज़र करते हैं तो वो होता है मास, है ना, इज मेजर्ड इन ग्राम्स, जो हम ग्राम्स और किलोग्राम में मेज़र करते हैं। मास समझ में आया आपको क्या है, मास क्या है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, लिक्विड है, कुछ सॉलिड है, कुछ गैस है ना। सो इन सब चीज़ों को जब हम मेज़र करते हैं ना तो वो मास होता है, जिसको हम ग्राम्स और किलोग्राम में मेज़र करते हैं। जैसे आप अपना वज़न करवाने जाते हो तो मान लो किसी का वेट 60 kg है, किसी का 50 kg है, किसी का 40 kg है, तो हम बोल देते हैं कि वेट इतना है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम वेट नहीं बोलते, उसको हम मास बोलते हैं, ठीक है। इट्स वैल्यू रिमेन्स इन सेम एट एवरीवेयर, क्योंकि जो वैल्यू है मास वो सब जगह सेम ही रहती है, बट जो वेट है वो क्या है, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ ऑन अनदर प्लानट पुल्स एन ऑब्जेक्ट, यानी जो वेट है ना उस पर क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, ठीक है, और वो दूसरे प्लानट पे आप जाओगे तो दूसरा वेट आपको दिखेगा, ठीक है। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ और डिफरेंट प्लैनेट्स, यानी जो वेट है वो वेरी करता है ना, चेंज हो जाता है प्लेस टू प्लेस, है ना। सो वेट कैन चेंज, वेट जो है वो चेंज हो सकता है, बट मास डज नॉट। यहाँ पे आपको मास और वेट में डिफरेंस बताया गया है
कि देखो मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझा देती हूँ। मास क्या होता है कि जो अभी मैंने आपको समझाया, मास क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर जो मैटर होता है ना, जब उसको मेज़र करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, जब हम उसको पूरी तरह से मेज़र करते हैं तो वो हो गया मास। और वेट क्या होता है, वेट में हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, मास में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड हो जाता है। ओके, सो वेट क्या होता है, हर जगह उसका जो वैल्यू है वो वेरी करता है, यानी प्लैनेट, हर प्लैनेट पे उसका जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है, बट मास वो सेम रहता है हर जगह, ठीक है, सब जगह उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होता है। और इसको हम ग्राम्स और केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है, मास को। अब देखो अ स्टेप फर्दर में क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे अलग अलग प्लैनेट पे डिफरेंट हो सकता है ना, सभी प्लैनेट्स पे एक जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे ये तो नहीं होता है ना। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये देखो यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू भी समझाया गया है, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 kg है अर्थ पर, ठीक है, मास है 1 kg, जिसको हम नॉर्मल भाषा में वेट बोलते हैं, है ना। वो 1 kg है एक ऑब्जेक्ट का वेट, लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन है, किस पे, अर्थ पे। लेकिन मून पर उसी सेम ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 1 kg, एंड वेट कितना है, 1.6 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना, दूसरे प्लेनेट पे गए तो वेट अलग आ गया। अब देखो मास जो है वो हर प्लेनेट पर सेम है, 1 kg 1 kg 1 kg, चाहे आप मार्स पे जाओ, वेनस पे जाओ या जुपिटर पे जाओ, वीनस या जुपिटर कहीं भी चले जाओ, मास जो है ऑब्जेक्ट का वो सेम है, बट ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप, है ना। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जो मास है उसकी जो अगर हम किसी वस्तु का मास निकालते हैं तो वो हर जगह सेम रहता है उसकी वैल्यू, बट वेट क्या होता है वो चेंज होते रहता है। ओके, अ स्टेप फर्दर, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, क्या बताया हुआ है, इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी एवरीडे लाइफ है, पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज द वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इट्स मास, यानी जो हम सामान लेते हैं कॉमनली डेली लाइफ में, तो हम किस बात से इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे आप लेने जाओ कुछ सामान, जैसे कि सिलेंडर लेने जाते हैं, तो सिलेंडर में जो गैस सिलेंडर है उसमें अंदर कितना गैस है, हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। आप एक खाली सिलेंडर भरवाने जाओ तो उसमें आप 5 kg गैस भरवा के लाओ या 10 kg गैस भरवा के लाओ, तो हमें किस में इंटरेस्ट है, उसके अंदर जो मटेरियल है उसमें, है ना, रेदर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ अपॉन इट्स, यानी उसके वेट में इंटरेस्ट नहीं है, जो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसके अंदर कितना गैस है सिलेंडर में, हमें उसमें इंटरेस्ट है। हाउएवर व्हाइल द यूनिट of mass are used instead of the term mass, the term weight is typically used, लेकिन हम वहाँ पे mass यूज़ नहीं करते वर्ड, हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, वेट यूज़ करते हैं, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ सेड दैट वेट ऑफ द वीट बैग इज 10 kg, जैसे देखो आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे आप गेहूँ खरीदने जाते हो तो जो क्या बोलते हो कि जो वीट बैग है उसका वेट कितना है, 10 kg है ना, ऐसे बोलते हो, वेट बोलते हो। बट इन साइंटिफिक यूज़, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, ये सही नहीं है कि वो 10 kg उसका वेट, किसी वस्तु का वेट हम बोल रहे हैं 10 kg वेट है इसका, गेहूं की जो बैग है उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ करेक्ट टर्म्स विद देयर करेक्ट यूनिट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम करेक्ट टर्म यूज़ करें करेक्ट यूनिट के साथ, है ना। इन एवरीडे लैंग्वेज इज़ मोर कैजुअल, बट जो हमारी एवरीडे की लैंग्वेज है इसमें ये ज़्यादा कैजुअल है, हम वेट ही बोलते हैं, है ना, बट एक्चुअली में वो मास होता है इन साइंटिफिक टर्म। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग यानी तैरना, एंड सिंकिंग मतलब डूबना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है इस बच्चे के माइंड में, इफ़ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन वाटर, अगर हम वाटर में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, सम ऑफ देम फ्लोट वाइल अदर्स फॉल एट द बॉटम, तो कुछ चीज़ें तो तैरने लग जाती हैं
और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। देन वाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम। तो सारे ऑब्जेक्ट्स बॉटम में क्यों नहीं गिर जाते हैं, है ना, कुछ तैरने क्यों लगते हैं, ये क्वेश्चन आया इसके माइंड में। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। while taking out water from a bucket filled with water using a mug। जब हम बकेट में जैसे मान लो पानी भरा है, आप मग से उसमें पानी, मग अंदर डाल के पानी निकालो, तो जब तक मग पानी के अंदर रहेगा तो मग आपको हल्का लगता है ना, आपको मग हल्का लगेगा। When it is inside water, जब वो पानी के अंदर होगा मग, है ना। So let us try to understand this। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मग हमें पानी के अंदर क्यों हल्का लग रहा है। देखो अभी आपको पता चलेगा, एक एक्टिविटी गिवन है उसके थ्रू। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विद इट्स लिड क्लोज टाइटली एंड बकेट फुल ऑफ वाटर। एक बकेट पानी लेना है और एक खाली बॉटल लेनी है जिसका जो ढक्कन है वो अच्छे से लगा हुआ हो बोतल में। पुश द बॉटल इन द वाटर, डू यू फील एन अपवर्ड पुश, रिलीज द बॉटल। अब आपको इस बॉटल को क्या करना है, पानी में अंदर नीचे पुश करना है। तो आप क्या फील करोगे कि जो बॉटल है ना वो पुश नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है अंदर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है ना, बाहर की तरफ पुश कर रहा है, और वो बॉटल जो है वो बाउंस हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है ना, और फिर आपको बॉटल को छोड़ देना है। ठीक है, यू वुड हैव फेल्ट एन अपवर्ड पुश, द बॉटल बाउंसेस बैक टू द सरफेस ऑफ द बॉटल। हमने ये फील किया कि जो बॉटल है वो वापस सरफेस पे आ गया, उसको पुश करने के बाद बॉटल जो है वो वापस सरफेस पे आ गया, वो अंदर नहीं गया, है ना। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है एक फोर्स अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बॉटल पर, है ना। इनफैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स। सारे लिक्विड्स जो होते हैं ना वो सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे आप पानी में कर लो, दूध में कर लो, है ना, सारे लिक्विड्स सेम ही फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोएंट फोर्स। अब इस फोर्स को क्या कहते हैं, जो लिक्विड अप्लाई करता है किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी हमने पानी में वो बॉटल डुबोया लेकिन वो बॉटल ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पे पानी यानी लिक्विड एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, ऊपर की तरफ उसको फेंक रहा है। सो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट या बायोएंट फोर्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखा जाता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन इट डाउनवर्ड्स। तो क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। बट अ बायोएंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, लेकिन उस पर ये बायोएंट फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है, जो लिक्विड के द्वारा होता है, और वो उसको ऊपर की तरफ फेंक देता है, ठीक है। इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द बायोएंट फोर्स, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स बायोएंट फोर्स से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, है ना। बट इफ़ द टू फोर्सेज आर इक्वल, बट अगर दोनों फोर्स इक्वल है, यानी जो लिक्विड जो फोर्स फेंक रहा है, लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, और जो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी बायोएंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दोनों फोर्स इक्वल हो तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द बायोएंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी जो बायोएंट फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, लिक्विड की डेंसिटी पर। ओके, यू विल लर्न अबाउट डेंसिटी इन लैटर चैप्टर ऑफ दिस बुक। हम डेंसिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अ स्टेप फर्दर, आर्किमिडीज अ फेमस ग्रीक साइंटिस्ट। आर्किमिडीज कौन है, एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट थे, ओके, है नहीं सॉरी थे। डिस्कवर्ड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, उन्होंने ये खोजा कि जब किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में पूरी तरह से या पार्शली डुबोया जाता है, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरह एक फोर्स ऊपर की तरफ फेंकती है उस ऑब्जेक्ट को, एक फोर्स हम फील करते हैं, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, यानी जितना उस ऑब्जेक्ट ने पानी हटाया है
उसके वेट के बराबर ही पानी हटाया है, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द लिक्विड, अगर लिक्विड का वेट जितना उस ऑब्जेक्ट ने हटाया है वो ऑब्जेक्ट के वेट से कम है और ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है। एंड अगर दोनों का वेट इक्वल है, यानी ऑब्जेक्ट का वेट और जितना उसने पानी लिक्विड को हटाया है, अंदर जब ऑब्जेक्ट को डालोगे तो जितना उसको अंदर पुश करोगे तो जितना वो पानी हटा रहा है, अगर वो दोनों का वेट इक्वल है, ऑब्जेक्ट का और पानी का, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। ओके, आप एक्टिविटी करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा बेटर वे में। देर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। क्या आपको पता है कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो पानी में फ्लोट कर सकते हैं, यानी तैर सकते हैं। वन सच रॉक इज प्यूमिगान। एक रॉक है जिसको क्या बोलते हैं, प्यूमिस बोलते हैं, सॉरी प्यूमिस। ओके, ऐसे रॉक जो पानी में नहीं डूबते हैं उसमें से एक है प्यूमिस। ओके, विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन। जो कैसे बनता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना, तब बनता है। वेन लावा विद लॉट ऑफ गैस, जो लावा होती है उसमें बहुत सारी गैस होती है ना। एंड वाटर वेपर कूल्स क्विकली, और जो वाटर वेपर होती है वो उसको तुरंत ही ठंडा कर देती है, ठीक है। तो जो उसके अंदर गैस के छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं ना, जिससे एक जो वो क्या होता है, पत्थर हल्का हो जाता है और पोरस रॉक हो जाता है, वो उसमें छोटे छोटे छेद भी होते हैं, ठीक है। फिल्ड विद एयर पॉकेट्स विच इज़ लेस डेंस देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट। यानी फिर क्या हो जाता है, वो एक छेद वाला चट्टान बन जाता है, ठीक है, जो उसमें हवा भी भरी होती है, और इसी वजह से वो पानी से उसका वेट जो है वो कम डेंस होता है, ठीक है, और इसलिए वो तैरता है, ठीक है। आपको समझ में आया, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो उस दौरान जो ये लावा होता है वो तेज़ी से ठंडा होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें गैस भी होती है और वाटर वेपर भी होता है, ठीक है, तेज़ी से ठंडा होता है। जब वो तेज़ी से ठंडा होने लगता है तो उसके अंदर जो गैस के छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, एक हल्का और छेद वाला चट्टान बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बुलबुले फंसे हुए हैं और वो तेज़ी से ठंडा हो रहा है ना। जो हवा की थैलियों से भरा होता है, यानी जो वो चट्टान है उसमें छोटे छोटे हवा की थैली टाइप मतलब भरे होते हैं ना, बुलबुले भरे होते हैं, इसलिए वो पानी से कम घना होता है और उस पर तैरता है, ठीक है। उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका जो ये चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। आपको इसी चैनल पर क्लास 8 की मैथ्स और इंग्लिश की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके, सो आगे की वीडियोज़ में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे, ओके, देन इंपॉर्टेंट नोट्स एंड एमसीक्यूज़ भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ हो, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और एमसीक्यूज़, यानी सब करेंगे। ओके, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट, कहीं से भी कुछ भी आ जाए चैप्टर से आप उसको आंसर कर सकते हो एग्जाम में। ओके, so students, that's all for today. Thanks for watching. Have a good day.